नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिसकी आवाज ने तो हमें इश्क करना सिखाया। मुझे ना भी सिखाया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी उम्र में आप कह सकते हैं कि आपको कैसे सिखाया होगा, लेकिन मैंने उसके गानों को गुनगुनाया है। और उन्होंने जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता संघर्ष करते हुए भारतीय फिल्म उद्योग की सीढ़ियों को चढ़ा, वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ रहा। और इस दौरान उस बालक ने जो कहने सुनने में तो बंगाली लगता है, लेकिन है मध्य प्रदेश से आने वाला, और उसने 10 भाषाओं में काम किया। और परिवार उनका क्योंकि संगीत से जुड़ा हुआ था और बहुत शानदार तरीके से वो आगे बढ़े। पहले काम, जैसे मैंने कहा, कि धीरे धीरे किया, रगड़ घिस के किया, जिंगल किए, मिक्सिंग की, कवर वर्जन किया, एल्बम निकाली, और तब कहीं जा करके फिल्मों में काम वाम किया। लेकिन मुझे याद पड़ता है 2000 की शुरुआत से और 10 साल तक तो शायद ही कोई ऐसी फिल्म रही होगी जिसमें हमने उसका नाम नहीं सुना, उसकी मरमरी सी आवाज ना सुनी हुई। और जो मैंने कहा ना, इश्क करने वाला, तो हम जो चलने लगे रास्ते, जो शानदार तरीके से जिसे आगे बढ़ाया अपने कैरियर को, तो हम उन्हीं शानदार तरीके से काम करने वाले शान की बात कर रहे हैं, जो आजकल सिर्फ गा भी नहीं रहे हैं बल्कि टाइगर भी हो गए। बंगाल टाइगर एक है, उसके कप्तान भी हो गए। तो बहुत बहुत स्वागत है शान जी आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में, और आपने हमें समय निकाला बातचीत करने के लिए। लेकिन आपने इश्क भी बड़े मतलब अंदाज से किया। मुझे याद, अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, तो आप पहले निकम्मा किया, इस दिल ने, फिर निकम्मा से आगे बढ़े, वो लड़की है कहाँ, आपने ढूंढना शुरू किया, और फिर तो डांस वांस करने लगे, इट्स टाइम टू डिस्कस, और फिर आप उसमें आध्यात्मिक उसमें चले गए, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, डॉन भी बन गए आप। और फिर उसके बाद फिर आध्यात्मिक बहती हवा का झोंका था। तो जो आपकी ये यात्रा रही है, ये निश्चित रूप से संघर्ष की यात्रा रही है। और लेकिन इस यात्रा में अब हमें देखने को आ रहा है कुछ ठहराव है, कुछ रुकाव है। आखिर इसकी क्या वजह है? आकू जी, श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 नमस्कार, प्रणाम। और आपकी इस बहुत ही कमाल की लंबी जो जर्नलिस्टिक करियर रही है टेलीविजन पर और प्रिंट मीडिया में भी, तो इतने साल बाद ये जो आपके साथ रूबरू वाया जूम ही कहें, लेकिन रूबरू होने का ये जो मौका मुझे मिला है, तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। और आपकी बातों से ये हर कोई अंदाजा लगा ही सकता है कि तजुर्बा भी एक बहुत कमाल की चीज होती है, कि जब आप आज भी, मतलब चाहे आप जिसकी भी इंटरव्यू करें, वो होमवर्क जो आपकी है इतनी सॉलिड है, और आपने जिस तरह से बहुत ही रसीले अंदाज में ये सारी बातें आपने कही कि सुनकर मैं बहल गया। अब मेरी बारी कि मैं भी आपके, जी बहुत मजा आया सर। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। विकिपीडिया में बताया गया है कि मेरा जन्म जो है वो खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन वो असल में पता नहीं ये बात कैसे आई और आज तक ये मिट नहीं पा रही है। मैंने कई बार कहा है कि मैं मुंबई का ही पला बड़ा हूँ। इनफैक्ट मैं कभी खंडवा आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन ऑफकोर्स जानता हूँ कि किशोरदा खंडवा वासी हैं और उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद इस बात पर मैं बहुत अभी अपनी तरफ से पुश नहीं किया कि इसको मिटा दो, इसको गलत साबित करूं, क्योंकि हम सब जो गाने वाले हैं इंडिया में एटलीस्ट, जो तो हम सब किशोरदा के ही चेले हैं, वो हमारे साक्षात गुरु हैं। तो अगर ये इत्तेफाकन आया है कि मैं खंडवा से हूँ, जबकि ये झूठ है, लेकिन फिर भी कहीं किसी पॉइंट पे जाके सच भी है कि मेरे अंदर का जो सिंगर का जन्म, जी वही बात है। और दूसरी ये बात सर के, हाँ, हमारे मतलब मेरा जो पारिवारिक कनेक्शन वो ऑफ कोर्स कलकत्ता से ही है। मेरे माता पिता दोनों कलकत्ता के, मेरे सारे रिश्तेदार वहीं के, लेकिन मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। और शायद प्रवासी बंगाली होने का एक ही एडवांटेज होता है कि आपकी जो बंगाली होती है वो बहुत ज्यादा बंगाली नहीं होती। मतलब जब आप हिंदी में बात करते हैं तो लोगों को शायद उस चीज का अंदाजा नहीं होता कि शायद बंगाली है। वरना हमारे काफी ऐसे बंगाली दोस्त हैं, वो 40-50 साल से यहाँ इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा म्यूजिक में हो या एक्टिंग करते हो, लेकिन जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं
वो बंगाली बात निकल आता है उनका बोलने का तरीका से। तो लेकिन luckily for me there is लिंग not that। और लिंग बाकी भेद जो है वो सामने आ जाता है पूरा उसमें। अरे लिंग बाप दोष रे, जो वो है, तो आप ये पता नहीं क्या है कि एक तो घर में बंगाली हम बोलते हैं बंगाली लोग, जिसमें वो लिंग है नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती नहीं है। बाकी मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें भी ये दिक्कत है कि इंग्लिश में हर चीज का जेंडर नहीं होता, लेकिन हिंदी में ये जो होता है, और वो भी हम, आप तो जानते हैं टिपिकल, आप तो इतने सालों से हर एक तरह के लोगों से आपका मिलना बैठना हुआ है, तो बंगाली लोग थोड़ा लॉजिक पर ज्यादा हम लोग पुश करते हैं। ध्यान तो देते कई हैं। बार तो ये सवाल भी उठता है कि यार ये, चलो हिंदी शब्द तक तो ठीक है, अभी अंग्रेजी भी जो शब्द होते हैं सर, हाँ, उसके भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी में, कि आपने कुर्सी तक तो ठीक है, लेकिन ये चेयर आपकी चेयर है, आपका चेयर, ये भी कंफ्यूजन है। अभी चेयर फीमेल क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो भी हो, तो वो लिंग जेंडर का थोड़ा सा गड़बड़ तो आज भी होता है मेरे साथ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी, मैंने, क्योंकि आप अंग्रेजी भी, और आपने क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा काम किया है जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता हो। बड़े बड़े स्टार्स के साथ में म्यूजिक पे काम किया, उनके मंचों पे काम किया, ये अपने आप में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और आपने तो 10 भाषाओं में काम किया है, और खास तौर से जो संगीत में दूरदर्शन या टेलीविजन, दूरदर्शन ही कहना चाहिए, टेलीविजन में जो संगीत सिखाने का सिलसिला है वो आपने शुरू किया। तो मैं इसी पे बात शुरू करता हूं कि संगीत सिखाने के सिलसिले से कितना बढ़ाव हुआ, क्योंकि मुझे याद पड़ता है सारेगामापा का आपने लगातार 5-6 साल तक उसको होस्ट किया, और फिर एक अनुज को अपने होस्ट करने को दे दिया उसको। तो वो सिलसिले कैसे हुए हैं, और उससे सही में क्या उपलब्धि होती है, और वो जो बच्चे निकल के सामने आते हैं, नए गायक निकल के आते हैं, क्या वो उतने बड़े स्तर पर रुक पाते हैं उस जगह पर कि नहीं रुक पाते हैं? नहीं, बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने एक्चुअली जो इशारा आपने किया कि संगीत सिखाना और ये रियलिटी शोज का हिस्सा रहना, तो मैं ये जरूर बात को मैं मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने इस रियलिटी शो में जब मैं होस्ट करता था, तो जो बड़े बड़े दिग्गज आते थे, शुरुआत में हमारी, आपको याद होगा फॉर्मेट जो था कि कोई एक बड़े संगीत के एक ऐसे कोई महानायक आते थे, वो मार्गदर्शन देते थे, समझाते थे, और ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे मौके मिले, इतने महान महान संगीतकार, गीतकार, गायकों के की एक्सपीरियंसेस, उनकी बातें सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी मैंने सीखा, तो फिर वही चीज फिर मुझे जब मौका मिलता है किसी नए सिंगर को एडवाइस दे, सजेस्ट दे, तो उन्हीं की बात मैं बोरो करके, स्टील करके कह सकते हैं, जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को है, मैंने उनके साथ शेयर की। तो ऐसे बहुत सारे मौके मिले। मुझे याद है एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जगजीत जी आए थे हमारे एक शो में, तो मैंने टिपिकल होस्ट जो बातें करते हैं, तो मैंने कहा कि वैसे तो बहुत महान महान गायक हैं, कमाल कमाल के सिंगर्स हैं, लेकिन जगजीत जी की आवाज, मखमली आवाज जो है, वो एक गॉड गिफ्टेड आवाज है, जो शायद ही किसी और सिंगर के पास है। मुझे लगा मैं उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। जगजीत जी थोड़े से नाराज हुए कि मुझे पता नहीं लोग ऐसी बात क्यों कहते हैं, गॉड गिफ्ट क्यों कहते हैं। मैंने इस आवाज पर मेहनत की, मैंने इस टोन को मैंने बनाया। तो मैं थोड़ा सा अचंभित हो गया कि मुझे तब तक यही लगता था कि आपकी जो आवाज है वो आपकी आवाज है, अब आवाज को बनाने ये क्या चक्कर है। तो फिर उन्होंने समझाया डिटेल में कि ये मैंने पहले सोच लिया था कि मुझे किस तरह की आवाज चाहिए, जिस आवाज में थोड़ी सी बेस हो, जिस आवाज में एक ठहराव हो, एक संजीदगी हो, क्योंकि मैं गजल गा रहा हूं, तो गजल को पेश करने की क्या आवाज होनी चाहिए, और उस हिसाब से मैंने अपने आवाज को मॉड्यूलेट किया। तो वो मेरी अपनी मेहनत है। और उन्होंने एक और बात ऐड कर दी कि अगर जो चाहे, जैसा चाहे, अपनी आवाज को वो बना सकता है अपनी सोच के हिसाब से। तो वो मैं एक नई चीज मैंने सीखा। तो कई सिंगर्स, जब नए सिंगर्स आके पूछते हैं कि नहीं मेरी आवाज ऐसी है, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वैसी हो, तो मैं उनको जगजीत जी वाली वो बात बताता हूं कि यू कैन क्रिएट दैट। तो और उसकी टेक्निकल, फिर मैंने उसकी थोड़ी सी टेक्निकल जब छानबीन की, तो ही वाज राइट कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल, क्योंकि आपका जो साउंड बॉक्स है, जिस तरह से आप अपनी आवाज को कुछ उसमें कुछ नाक लगता है, कुछ उसमें मुंह से आता है, कुछ चेस्ट से एक थ्रो होती है, कुछ आप जिसे कहते हैं कि हेड वॉइस। तो वो उन चीजों पर स्टडी करके देखा कि, वरना आप सोचिए जो मिमिक्री करते हैं, अलग अलग आवाजों में गाते हैं, सुदेश जी, हमारे सुदेश भोसले जी, उनके तो
10, 12, 15 आवाजें हैं, वो कैसे कर पाते हैं? तो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो फिर मैंने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की, बड़े बड़े दिग्गजों से सुनकर उन बातों पर अमल किया, और फिर मेरी एक्सपीरियंस को मैंने फिर आगे शेयर किया। और मुझे लगता है कि रियलिटी शो में जब बच्चे हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स सा बन जाता है, लेकिन उनके लिए ये सोच रखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सीखने आए हैं, ना कि यहाँ हम अपनी 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 जो काबिलियत है, अपनी जो प्रतिभा है, उसकी मार्केट को ढूंढने आए हैं। अगर वैसे सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर एज अ स्टूडेंट इन शोज में वो हिस्सा ले कि ये सोचकर आए कि मैं जिस दिन से इस शो में शामिल हुआ और आज मैं इस शो से बाहर हुआ हूं, मैंने क्या क्या सीखा है, तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको तो पता है जीतना तो किसी एक को है, तो बाकी सब अगर सब जीतने के लिए आएंगे तो फिर वो निराशाजनक जो होता है अमूमन रिजल्ट्स होते हैं, उससे उनको सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन ये सोचकर आया कि मैं कुछ नया सीखा, आई एम अ बेटर सिंगर टुडे, और ये मैं अपने आने वाले जिंदगी में इसका मैं पूरा उपयोग करूंगा, तो फिर दे विल लीव विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। शान जी, आपकी इस बात में 100% सहमत हुआ जा सकता है, और जगजीत सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था अपने तरीके से। और मुझे लगता है जीवन के हर फील्ड में जब आप जाने की कोशिश करते हैं तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। आप जब म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गए तो फिर आपने सोच लिया कि मुझे किस तरीके से, और अपनी जो रोमांस से जुड़ी हुई आवाज जब आपने बनाने की सोची थी, जो बिल्कुल इश्कियाना अंदाज का पूरा जो शुरू किया, जिसकी बहुत जरूरत भी थी, तो लेकिन वो काम आपने किया और लगातार किया और बहुत सफलता के साथ किया। हम सबको उस पर गर्व होता है कि अगर रोमांस की बात आती है तो बिना शान के वो पूरी कहीं से नहीं होती है। लेकिन अब रोमांस है कहाँ गानों में दिखता है उतना? कौन से गाने याद रहते हैं? आपको बता दीजिएगा, आपको कौन सा गाना याद है पिछले 5 साल का? कितने गाने याद हैं? नंबर्स उंगलियों पे गिनना पड़ेगा उसको। इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ टेक्निकल वजह है या एक कुछ और कारण हो गए हैं उसके? मैंने इस पर भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा रिसर्च तो करते रहता हूं, और इस पर भी मैंने, मेरी सोच के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि आज जो हमारी जो क्या हो जाता है कि आखिरकार तो बिजनेस है, गाना, म्यूजिक, फिल्म, कहीं ना कहीं लोगों को अगर उनका रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर, और आज की जो ऑडियंस हो चुकी है, क्योंकि अभी म्यूजिक फ्री में बंटने लगा है डिजिटल जब से हुआ है, तो इसकी एक लाभ तो ये हुई है कि हर किसी को हर किस्म का म्यूजिक हर किसी के उंगलियों पर है। लेकिन जो ज्यादातर जो एनालिटिक्स कहती हैं कि 80% हमारी जो लिसनिंग ऑडियंस है वो अब बहुत यंग हो गई है, मतलब ये 12 से लेकर 22 साल की उम्र में 80% ऑफ कंजम्पशन ऑफ म्यूजिक एंड कंटेंट ऑन डिजिटल का ये टारगेट ऑडियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी जाती जिंदगी से या फिर उनकी सोच से वो मैच्योरिटी आई होगी को समझे रोमांस क्या है, वो समझे कि यू नो जिंदगी की जो फिलॉसफी जिन्हें आप जी कर एक्सपीरियंस करके ही आप उन चीजों को समझ सकते हैं। तो हाँ, मस्ती मजाक डांस या फिर ये दुख सिंपल टर्म्स में वो मुझे नहीं मिली, ये चीजें तो हो जाती है 12-13 साल में ही। ये थोड़ा सा दिल टूटना, लड़के को किसी लड़की को छुप छुप के देखना, लड़की को, ये इमोशंस तो आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं। अमूमन ज्यादातर नहीं भी हुआ तो वो बातें समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन असल मतलब वो रोमांस जो एक्सपीरियंस से होगी वो चीज को समझना मुश्किल है। तो उनको तो कोई भी चीज उस हिसाब से रोमांस की पूरी में बांध के आप दे सकते हो, और जब तक उनकी अपनी सोच ये ना आए कि ये रोमांस मेरे हिसाब से जिसमें कोई और कोई बात ना हो, सिर्फ दिल की बात हो। जैसे रवि साहब अगर कोई बात बयान करते थे तो उसमें लगता था कि बस वो मतलब अपने दिल को एकदम अपने हाथों में रखकर जिनके साथ वो बस वो उनको एक रोमांस ही, उसमें कोई अश्लीलता नहीं नजर आएगी आपको, उसमें कोई नशा, उसमें कोई बीमारी, उसमें कोई तकलीफ, उसमें कोई घमंड, उसमें कोई उस तरह की चीज नहीं। इट इज जस्ट प्योर रोमांस। तो मुझे जब रोमांस की बात आती है, जिस तरह से वो ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तो ये जो वो जिस तरह से वो कह देते थे बात को कि हम बिल्कुल अग्री कर जाते थे, हाँ यार दिल कहीं नहीं लग रहा तुम्हारे बिन, क्या करें। तो वो अंदाजे बयां जो है
उसको समझना, उसके लिए भी एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। और उस जमाने में जब गाने बनते थे, या उस जमाने में क्यों, जब तक ये जिसे कहते हैं ना डिजिटल इन्वेशन नहीं आया, तब तक हमारे पास ये मिसाल थे। इन आवाजों को हम सुन सुनकर समझे रोमांस क्या है, वो इस तरह से क्यों गा रहे थे, इस नोट को इतने मुलायम तरीके से, इस शब्द को उन्होंने इस तरह से, हम क्या, वो उसको क्या कहें, तो उसका जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे लाए उन्होंने। या फिर जब किशोरदा भी अगर कोई उनका कोई मतलब थोड़ा सा, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तो इसमें जो एक मर्दानी कहें, या फिर वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, फ्लैम्बॉयंस है, कि ऐसे ना मुझे तुम देखो देखो, हाँ चुरा लूंगा तुम, तो वो भी कहने का एक अंदाज होता है कि ऐसे ना मुझे तुम देख, ये तो थ्रेटनिंग हो गया ना। तो टू अंडरस्टैंड द फाइनर न्यूएंसेस यू नीड टू हैव दैट, दोज स्टॉलवर्ड्स, वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, बिकॉज इनको सुनकर ना हमारे लिए एक शॉर्टकट आ गया। उसके बाद सिर्फ हमारे इतना ही दिमाग लगाना था कि ये हम 70s या 80s 90s में नहीं गा रहे, हम 2000 में गा रहे, 2010 में गा रहे, तो उसमें आज का एक तड़का डालना है कि आज का जो रोमांस, लेकिन उन एस्थेटिक्स को नहीं छोड़ना है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो आई, वो जिन आवाजों को सुनकर, काश मेरी आवाज को ज्यादा सुन लेते, वो तो फिर कुछ अलग होता, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस कुछ और हो गई, और डिमांड भी फिर उस हिसाब से अलग हो गया कि जो चीज चल रही है अभी, मुझे लगता है कि रोमांस से ज्यादा दर्द सुनाई में ज्यादा देता है। हर कोई हर चीज को ओवर करके कर रहा है, एक्सट्रीम में लेकर जा रहे हैं उसको, या फिर पूरा नीरसता है, मतलब जैसे कि मैं अभी गा रहा हूं, या फिर उसको बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। तो रोमांस तो एक फाइन बैलेंस जो है ना, उसमें मजा है, पॉजिटिविटी उसमें है। या तो आप बहुत ज्यादा उसको दुखी कर देते हैं, या तो फिर आप ज्यादा उसको बोरिंग कर देते हैं। तो ये तरीका शायद, लेकिन यंगस्टर्स को ये चीज पसंद आ रही है, उनको लगता है कि ये बहुत एक कैजुअल अंदाज है, बहुत एक इजी स्टाइल है, ये नॉन फिल्मी है, फिल्मी सिंगिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कर चुके हैं उसके वो एक स्टैम्प मिल गया है कि ये तो फिल्मी सिंगिंग है। तो ये भी हो सकता है कि उनको फिल्मी सिंगिंग अभी पसंद नहीं है, उनको बहुत ही कैजुअल, जैसे गिटार लेके एक बंदा गा रहा है आराम से, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, बहुत कैजुअल, चिट्ठी तारों में भी, उसमें थोड़ा खराश भी हो तो चले, उसमें थोड़ा सा फील थोड़ा कम भी हो तो चले, बट इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, लोगों को बहुत पसंद है, तो वी हैव टू गो। नहीं, लेकिन वो कैजुअल जो है वो स्थायी तो नहीं होता है ना, उसको कैजुअल है तो कैजुअल है, फिर वो पक्का नहीं होगा वो उसका। और दूसरा ये भी है कि जो डिजिटल युग आया, तो उसने, मुझे लगता है, क्योंकि आप शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते होंगे गानों को लेकर के, गाने के तरीकों को लेकर के, संगीत को लेकर के, संगीत कैसे लोग मांग रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये कई बार कई कंपनियां, एजेंसीज जो है वो अपना थोपने पे ज्यादा हो जाती हैं, वो कोई बहुत बड़ा उस तरीके का कोई शायद काम नहीं हो रहा है जिससे ये सचमुच पसंद का पता लगाया जाए। आज नए बच्चों से भी, जो मेरा बेटा भी होगा, अगर उससे मैं पूछूंगा गाने कौन से पसंद है, तो वो पसंद पे आएगा तो वो आपके गानों के आसपास से शुरू करके पीछे जाएगा। लेकिन आज के गाने बहुत ज्यादा उसे नहीं याद रहते हैं, तो वो एक क्या सिर्फ डिजिटलाइजेशन के चक्कर में गुम हो गया है, या उसकी कोशिश नहीं हो रही। और दूसरा ये भी है कि वो आवाज भी जो है वो पकड़ में नहीं आ रही है, जो असली आवाज होती कुछ है कि कर कुछ और दी जाती है। तो ये सब जो घालमेल है, इस वजह से चीजें मेरे हिसाब से खराब हो रही है, आपके हिसाब से शायद खराब नहीं होंगी, सामान्य होंगी, और नए बच्चे के हिसाब से हो सकता है बढ़िया और ठीक हो, तो मेरे हिसाब से तो खराब है। नहीं सर, आप तो अपनी जगह रिसर्च की का जहां तक बात है, जहां आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सुलाना सही है। आजकल आवाजों पर काफी ज्यादा प्रोसेसिंग होता है और पोस्ट पे काम ज्यादा होता है। पहले होता था कि गाने के पहले हम लोग जाते थे, रिहर्सल करते थे, कंपोजर के साथ अनुज जी बुलाते थे सुबह सुबह, या फिर जन जी, ललित जी, आदेश जी, जो भी तब के 90s के जो कंपोजर्स थे, तो उनको ये बहुत जरूरी थी कि तुम बिना रिहर्सल के सीधा माइक पे नहीं जा सकते। अगर रिहर्सल के लिए वक्त नहीं है तो फिर गाना तुम नहीं गा सकते। तो वो रिहर्सल तो हमें करना ही होता था। रिहर्सल करने के बाद कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती थी, और उसके बाद जो हम गाते थे वो लगभग एक फाइनल के लेवल पर लाते थे, और फिर उसको जहां जहां थोड़े करेक्शंस करने होते थे
वो हम लोग फिर से, मतलब पहले जैसे जमाने में एक टेक में होता था वैसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी काफी फास्ट काम हो जाता था, क्योंकि स्टूडियो का भाड़ा है, दूसरी चीजें हैं, एक स्केड्यूल बना दिया जाता था कि अभी वायलिन वाले आ जाएंगे, भाई जल्दी खत्म कर, कितना टाइम लग रहा है, तो रिहर्सल में तो ठीक गा रहा था, आज आकर क्या हो गया। तो ये सारी चीजें, अभी प्रोसेस ऐसा हो गया कि आप गा लो, उसके बाद इंजीनियर सब काफी हद तक ठीक कर लेता है, तो सिंगर के ऊपर वो प्रेशर भी नहीं रहता। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि जैसे ये चीज आपको गलत लग रही, मुझे सामान्य लग रही, यंगस्टर्स जो है उनको शायद ये चीज पसंद आ रही है, तो सच्चाई जो बिजनेस से जुड़ी बात है वो यंगस्टर्स की पसंद है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको पसंद ना आए, आप दिन में समझ लीजिए अगर सुनते भी हैं तो आपके जमाने के गाने सुनते होंगे, हाँ, आप इन गानों को सुनेंगे भी नहीं तो यू आर नॉट द मार्केट। मैं भी ये गाने कम सुन रहा हूं, कभी अगर जानना चाहता हूं कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो एक दो दिन बैठ के ये सुन लूंगा। लेकिन यंगस्टर्स लगातार हेडफोन पर या फिर यूट्यूब पर लगे हुए हैं और ये गाने सुन रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहीं उनमें से भी ऐसे हैं जिनको ये चीज कुछ हजम नहीं हो रही है कि ऐसे गाने क्यों हो रहे हैं, और उससे भी ज्यादा ये बात उनको हजम नहीं हो रही कि हमें इस तरह के एक स्टैम्प क्यों डाला गया है कि हम सिर्फ एग्जैक्टली हाँ, जिन गानों में कोई म्यूजिक ना हो, जिन 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 वर्ड्स में कोई खास शायरी ना हो, हमें क्यों उस श्रेणी में डाला गया है कि हम नासमझ टाइप के लोग हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या है, हमारे लिए ढंग के गाने क्यों नहीं बना रहे आजकल। तो उसके पीछे सर एक बहुत सिंपल चीज है, आज के हमारे ज्यादातर अमूमन जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं ना, उनको शायरी या एस्थेटिक्स की समझ बहुत कम है। अभी क्योंकि मेरे पिताजी श्री मानस मुखर्जी जी, हम बंगाली हैं लेकिन वो लखनऊ चले गए 2 साल, वहां जाकर उन्होंने उर्दू की समझ ली। गजलों में हमारे घर में जैसे निदा फाजली साहब, योगेश जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज शायर आते थे, तो मुझे बचपन से ही शब्दों का जो है ना असर क्या होता है, एक गाने के अंदर से जो वर्ड्स हैं वो कितना लोगों को मोहित कर सकता है, उसकी एक अंदाजा शुरू से थी। तो अब जब मैं कंपोजिंग भी करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो शब्द है उसको उसकी फ्रेजिंग के हिसाब से काटे ताकि उसकी समझ साफ आए और ट्यून भी ऐसी हो कि वो वर्ड्स को हाईलाइट करे। लेकिन कई कंपोजर्स हैं जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स है आजकल, वो म्यूजिक बनाने में माहिर है, तो इतना ध्यान नहीं देते कि वर्ड्स जो है उसकी वजन क्या है, उसकी समझ क्या है, और म्यूजिक ही सोचते हैं कि ये मेरा बीट होगा, ये मेरा फ्रेजिंग होगा, ये मेरी कटिंग होगी। तो इस तरह की चीजों से क्या हो गया है कि जो गाने लंबे अरसे तक रहते हैं ना, उनकी शायरी में, उनके शब्द में, उनकी वर्ड्स में कोई ऐसी अट्रैक्शन होती है जो आपके जिंदगी के हर दूसरे तीसरे हालात, जो भी सिचुएशन है ना, तो वो गाना आ जाता है। पुराने गाने में वो बात होती थी कि आप चल रहे हैं तो कोई ना कोई बात पे गाना आपको, जैसे मेरा एक गाना है तन्हा दिल, 21 साल हो गया, लेकिन वो गाना आज भी मुझे लगता है कि लोग इतना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक की जिंदगी में एक पॉइंट आता है जब अपने छोटे गांव से आप शहर गए, शहर से शायद आप देश छोड़कर कहीं बाहर गए, या फिर कॉलेज में आप अपनों से दूर हो। जब भी अपनों से दूर होंगे तो ये गाना कनेक्ट करता है। हाँ, जैसे हमारे जमाने में चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो ये गाना एक मास मूवमेंट हो गया था। पंकज उधास जी का ये गाना, क्योंकि इतने सारे लोग जो इंडिया से दूर थे उनके लिए एक ही गाना बना था, और अब तो चिट्ठियों की बात बंद हो गई, उसके चिट्ठी का दौर था, आज वो दौर नहीं है, चिट्ठी का नहीं है। लेकिन अभी जो नए लोगों को, मैं फिर मुझे लग रहा है कि ये जो तथाकथित, मैं फिर कहूंगा ये मेरा शब्द है, आपका नहीं है, ये जो षड्यंत्र है उनके खिलाफ में संगीत नहीं, मैं इसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, तो वो जो म्यूजिक के खिलाफ में षड्यंत्र जो है, मतलब वो संगीत के खिलाफ में है, नए लोगों के खिलाफ में भी नहीं है। संगीत को बढ़ाने के लिए जो काम, मूल काम था पहले शास्त्रीय संगीत का भी थोड़ा बहुत आने का, वो अब फिल्में गायब हो गई हैं, उसका आधार गायब हो गया है, और सिर्फ संगीत जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों में ज्यादा बंध गया है। वो उससे खतरे कितने बड़े हैं? क्या ये खतरा नहीं है कि धीरे धीरे मूल संगीत गायब होने की बात हो जाएगी, धीरे धीरे आपके जो रियाज आप करते हैं, जो शब्द रियाज का है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो, अगर आप कोई आवाज लाना चाहें, मरमरी आवाज अपने मेहनत से लाना चाहें, वो खत्म हो जाएगा। ये भी खतरे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खतरे हैं। और सर असल में ये सिर्फ संगीत की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्रिएटिव काम, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे
कोई भी जो भी मुझे, मैं तो कहूंगा इवन मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आप चले जाए ना, ये जो मास प्रोडक्शन या मास हर किसी को हर चीज की समझ जो अब आने की एक जैसे कि इट इज अ डन थिंग। आजकल संगीत, पहले जैसे आपने शुरुआत में ही मेरे आर्ट पर आपकी नजरें गई, तो अब ऐसा हो गया है कि आजकल हर किसी को आर्ट की समझ है। तो जितना आप सिंपल कर दोगे इस चीज को, जिसके बोलते हैं ना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में आंकड़े जो है वो सबसे जरूरी चीज हो गई है। जैसे हम वोटिंग की इलेक्शन में नंबर्स इट मैटर्स। कोई बहुत कोई एक इंटेलिजेंट आदमी है जो सोच के अपना एक वोट देता है, और कोई ऐसे ही यार किसी ने शाम को शायद क्वार्टर दिला दी तो उसने वोट दे दिया, ऐसे भी सुनने में आता है। दोनों का वोट का एक ही हो गया ना। आंकड़ों पर इतना ज्यादा अभी जोर दिया जाता है, यूट्यूब में आपकी गानों का व्यूज कितने हैं। अब इस चक्कर में जब आप आ जाते हो तो यू हैव टू अपील टू दोज हु डोंट अंडरस्टैंड म्यूजिक। जो लोग म्यूजिक को समझते हैं वो होंगे 5%। जो लोग म्यूजिक में जेन्युइनली रुचि रखते हैं और 5% आप बढ़ा दो, समझ नहीं है लेकिन मजा आता है, कुछ समझ में आता है, कोशिश कर रहा हूं, 10%। 90% ऐसे हैं जो टोन डेफ जिसे कहते हैं ना। मैं अगर कहूं सा तो बोलेंगे सा, मैं कहूंगा रे तो बोलेंगे रे, ऐसे। तो उनको अगर मैं कहूं एक अच्छी शायरी बताऊं कि घर से निकले तो निदा साहब की कोई अच्छी गजल उनको सुनाओ, तो बोले क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ हो, ऊपर से बाउंसर जा रहा है भाई। तो अब उनके लिए कौन करेगा काम? एंड दे एज वी हैव रियलाइज्ड आर 90% नंबर्स जो है उनका बहुत ज्यादा है। तो ये 10% को मारो गोली, ये चाहे हमें गाली दे चाहे जो भी करे, इनको हटाओ साइड में, हम उस 90% लोगों को इंप्रेस करेंगे। और जब आप अपना वो टारगेट ऑडियंस बना देते हैं 12 से 22, तो 90 बढ़कर लगभग 96-97% तक आ जाती है। क्योंकि किसी भी एक आर्ट फॉर्म को लगता है ना, तो देन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये मेन इशू ये हो गया है। जब हमारे वक्त तक जब सीडीज बिकते थी ना, तो फिर भी आपको कुछ रोजगारी तो दिखानी पड़ेगी। अगर मैं एक बच्चा अपने बाप से जितना भी पुश करूं कि डैडी डैडी मुझको वो सीडी खरीदना है, सीडी खरीदना है, डैड बोलेंगे अरे पिछले महीने में तो दिया था, 500 रुपए की एक सीडी आती है, कौन सा सीडी है? नहीं वो वाली है, वो वाली। पागल हो गया, ये सिंगर तो गाली देता है, इसको तो सिंगर गाना आता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मत ले, रुक मैं तेरे लिए अच्छा सीडी खरीदता हूँ करके डैडी उसको कोई अच्छी वाली, तुझे देखा तो ये जाना, ऐसा कोई चलो ना, कोई एक प्यारा गाना हो जिसमें अच्छे वर्ड्स हो, ये सुन इसमें मजा है। डैडी तो पुराना हो गया, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया कि डैडी की जरूरत नहीं है ना, डैडी की परमिशन। तो हाँ, हमें तो लेटेस्ट गाने सुनने जो हमें अच्छा लगता है, हमें समझ में आता है, चाहे वो ऑटो ट्यून वाली आवाज हो, चाहे उसकी शायरी में कोई बस तुकबंदी हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई मायने ना हो, चाहे वो पंजाबी में हो जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन उसकी बीट अच्छी चल रही है, पीछे लड़की अच्छी डांस कर रही है। तो ये चीजें इट्स बिकम अ नंबर गेम। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है सर। मतलब आई हैव सीन इट मोर प्रैक्टिकली, बट आप जो कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप संगीत को तवज्जो ना दे, संगीत को इंपॉर्टेंस ना दे, संगीत को वो स्तर ना दो, तो फिर संगीत का स्तर तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मैंने जब मेरी करियर शुरू की थी, मैं एक बहुत ही एवरेज ऑर्डिनरी सिंगर था, मेरे तब के जो सिंगर्स थे उनके मुकाबले। तो आज तो मैं लेजेंड बन गया हूं। लोग अरे क्या आप गाते हैं, मरमरी आवाज, ये क्योंकि स्तर गिर गया है। मेरी हाइट वही है, लेकिन पहले पानी की लेवल यहां थी तो मैं तो डूब रहा था करके, मैं अपना नाक ऊपर रखा था। अब पानी का स्तर जो वही गिर गया है, अब तो मैं लेजेंड बन गया। ये हुआ है। कुछ दिनों में, कुछ एक आध सालों में हम जैसे जो सिंगर्स हैं, हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट देके बोलेंगे अभी आप घर बैठ जाओ, आपकी अब कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होने जा रहा है, चाहे कितना भी वो ठीक है, लेकिन आपने इतना काम किया है जो आप देश दुनिया में सब जगह उसको फैलाएंगे। और क्योंकि इस समय की बाध्यता है, इसलिए मजबूरी है आपसे विदा लेने का। लेकिन संगीत को आपने ये जो बंगाल टाइगर में कैसे चले गए आपके? सर, ये जो टेलीविजन शोज के जरिए हम आते हैं, लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं या फिर म्यूजिक को लेकर बातें करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। ये जो अभी तक इतनी सारी बातें कर रहे थे कि संगीत कहाँ जा रहा है, क्या होना है, लेकिन ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स आती हैं, लोग इनको देखते हैं। इसके जरिए अगर हम हमारे शो का जो मूल है वो यही है कि म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा, तो सारी बातें म्यूजिकल। टैगलाइन बहुत अच्छी है, टैगलाइन बहुत अच्छी है, टैगलाइन स्ट्रांग है। तो और बहुत सारे म्यूजिकली मतलब कंपोजर, सिंगर और एक झुंड है जो सक्सेस
देख चुके हैं, काम कर चुके हैं पिछले 10, 20, 15 सालों से, तो हम सब एकत्रित हुए हैं इस शो के जरिए, IPML, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। और तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो शोज होते हैं, अगर हम वो टिपिकल बातें, कोई बेचारा गरीब का बच्चा आज आकर ये प्लेटफॉर्म मिला, ये हो चुका है, ये चीजें अब, और इस पर हमारे देश में कौन गरीब नहीं है? हमारे देश की आबादी अगर देखें तो गरीबी से ही आए हैं हम सब। वो सब हाईलाइट ना करके म्यूजिक को हाईलाइट करेंगे, म्यूजिकल बातें करेंगे, और म्यूजिक में क्या कमियां हैं, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, और किस तरह से हम जब लाइव गाना गाते हैं उसकी जो एक मजा है, वो कनेक्ट, लोग असल आवाज को सुनेंगे, ना कि वो प्रोसेस्ड और ऑटो ट्यून वाली आवाजें। तो ये सब बहुत इंकरेजिंग चीजें हैं, इसलिए मैं इस शो से जुड़ रहा हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मेरा जो बंगाल टाइगर का जो टीम है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, सारे टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत कड़क मुकाबला होगा, और बहुत म्यूजिकल माहौल रहेगा हमेशा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी वो सब नहीं होगी, बहुत ही नहीं होगा ज्यादा। नहीं, कोई रोना धोना, कोई उस तरह की वो चीजें नहीं होंगी, सब म्यूजिकल, इट्स अ म्यूजिकल फाइट, तो बहुत मजा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रयास बहुत अच्छा रहे और बहुत बढ़िया रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपका आभार। अब केसरी पंजाब की बात की तो अभी मैंने एक पंजाबी गाना रिलीज किया है जो लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो बंगाली का पंजाबी गाना आप जरूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। ये भी इसी जमाने का गाना है, लेकिन आपको आप जो भी भाषा में गाएंगे, आप 10 भाषा ऑलरेडी जानते हैं, विदेशों में भी। गाने का नाम है यकीन, गाने का नाम यकीन है, तो आप जरूर। हमें भी यकीन है कि आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। वो बात दूसरी की सामने कितना है, क्या है, और इस संगीत का विस्तार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।